हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस एग्ज़ाम के रीजनिंग के आंसर्स एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ये एग्ज़ाम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में क्लर्क की पोस्ट के लिए था। जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर आज का वीडियो। देखते हैं इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आए थे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज इज 0, 1, 6, 21 एंड 52। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। आपके पास ऑप्शन से। तो जैसा कि हर एक एग्जाम में हम ये देख रहे थे कि नंबर सीरीज जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो क्वेश्चन था 0, 1, 6, 21 एंड 52। अब इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे लॉजिक लगा था, इसमें जो था वो डिफरेंस का लॉजिक था। जैसे 0 और 1 के बीच में जो हम बात करें कि 0 से 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, +1। 1 से 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 + 5 = 6, 6 + 15 = 21, 21 प्लस कितना करें कि हम 52 आ जाए, जबकि इसका जो आंसर है वो है 32। तो 21 + 32 यहाँ पे 31, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाता है 52। तो +1 + 5 + 15 एंड +31। देन फिर इसके बाद अगेन यहाँ पे इसका क्या था, अगेन यहाँ पे गैप था, ठीक है। 0, 1 + 1, 1, 6 + 5, 6 + 15 21, 21 + 31 = 52। अब यहाँ पे 1 और 5 प्लस कितना हो गया 4, 5 + 10 = 15, 15 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 16, तो यहाँ पे कितना बन जाता है 31। तो अपने पास यहाँ पे जो सम बना था, जो गैप बना था वो क्या बना था +6, यहाँ पे गैप क्या हो गया था कांस्टेंट। तो इसमें जो था वो गैप देन गैप क्या था सेम। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6। तो अब हम यहाँ पे अज्यूम क्या करते हैं, अगेन 6 का मतलब यहाँ पे 31 में प्लस हम कितना करें कि 16 + 6 कितना हो जाता है अपने पास 22। तो 31 + 22 यहाँ पे कितना हो जाता है 1 और 2 3, देन 3 और 2 कितना हो जाता है 5। तो यहाँ पे जो एडिशन होती है वो कितनी हो जाती है 53 की एडिशन हो जाती है। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, एंड 5 और 5 कितना हो गया 10। तो इसका आंसर जो आ जाता है वो 105। तो 41 जो क्वेश्चन यहाँ पे आया था, इसका आंसर था बी ऑप्शन 105। ठीक है जी। तो 41 क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास कोडिंग एंड डिकोडिंग था, जिसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक था अपना टॉपिक था कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें ये टाइप थी कोडिंग एंड डिकोडिंग में, इज कॉल्ड कॉमन कोडिंग, जिसका ये क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो क्वेश्चन था इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेवर टॉक बिटवीन अदर्स के कोड सामने है SMNTROFI। अदर्स शुड बी हेल्पफुल इज कोडेड एज ROELACJQ। नेवर बी टाइम स्पेसिफिक इज कोडेड एज FIDGELPA। फोकस बिटवीन स्पेसिफिक आज इज कोडेड एज HYDGNTKS। क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड किसका, फोकस एंड रियल। तो एक वर्ड अपने पास क्या आ गया फोकस और क्या है रियल। तो कहता है कि इनके पॉसिबल कोड क्या हो सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा गया है पॉसिबल, इसका मतलब क्या है फोकस और रियल में हम देख पा रहे हैं फर्स्ट लाइन में ना तो फोकस है ना तो रियल, इट मीन्स वो कोड नहीं होंगे, राइट। अदर्स शुड बी हेल्पफुल, यहाँ पे ना फोकस है ना रियल है, ये भी आंसर नहीं होंगे, पहली बात क्लियर। नेवर बी टाइम स्पेसिफिक, ना यहाँ पे फोकस ना यहाँ पे रियल, तो ये फर्स्ट 3 लाइन्स के कोई भी कोड क्लियर नहीं होने चाहिए। फोकस बिटवीन स्पेसिफिक, तो यहाँ पे क्या रहा है फोकस बिटवीन स्पेसिफिक आज, मतलब इनमें से एक कोड तो किसका होगा, कंफर्मेशन कि वो फोकस का होगा। तो फोकस के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, फोकस का इनमें से कोई होगा, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बनता है वो ये। तो HYDGNTKS वाले पहले ऑप्शंस मैं अलग कर लेता हूँ। HYDG इन 4 में से ऑप्शन में कोई एक तो पक्का होना चाहिए, ये तो क्लियर है क्योंकि फोकस है। तो HYDG एंटी, अब देखो KSZE तो यहाँ आ रहा है, KS हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे होल्डिंग रही क्योंकि KS हो सकता है, राइट। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे ZE
ZE जो है, अगर मैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोलूँ तो यहाँ पे KS पॉसिबिलिटी बना सकता है इसके होने की, और ZE अगर रियल का होगा तो यहाँ पे ZE कहीं नहीं आना चाहिए। जो वर्ड यहाँ पे नहीं है उसका कोड पैराग्राफ से नहीं होना चाहिए, तो रियल इसमें है नहीं। तो देखते हैं ZE यहाँ है, ZE, ठीक है जी, हो सकता है ZE, ठीक है जी, ZE, तो मे भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है KS और ZE की, राइट। दूसरा ROHY इस लाइन से है, ठीक है, हो सकता है एक पॉसिबिलिटी HY के होने की ये भी है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, RO यहाँ कहीं नहीं होना चाहिए RO, बट यहाँ पे RO आ रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि RO इस लाइन में है, इस लाइन में है, तो इस लाइन में होने के लिए यहाँ पे रियल होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो B मेरा आंसर नहीं होगा। अब रही बात की C, क्योंकि मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इधर A और C लिखा हुआ है, तो C में HY हो सकता है, ठीक है जी। TR इसमें नहीं होना चाहिए, TR नहीं है, TR नहीं है, TR नहीं है, TR नहीं है, तो मे भी ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है KS की होने की और HY की होने की, और ZE डिफरेंट है, TR डिफरेंट, तो मे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर D ऑप्शन था इसका, या तो A ऑप्शन पॉसिबल है या तो C ऑप्शन पॉसिबल है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था D ऑप्शन। तो 42 क्वेश्चन जो पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग मिड टाइप कॉमन कोडिंग, इसका आंसर था D ऑप्शन। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, और P इज़ फादर ऑफ Q, तो हम इसको बनाएंगे P इज़ फादर, प्लस का साइन, फादर का प्लेस ऊपर और नीचे कौन आ गया Q। R इज़ द सन ऑफ S, हमें नहीं पता यहाँ पे कहाँ आएगा R और S, R सन नीचे और क्या आ गया S। T इज़ द ब्रदर ऑफ P, ये P है, T इसका ब्रदर है, तो ब्रदर है मेल मेंबर के लिए प्लस। नेक्स्ट Q इज़ द सिस्टर ऑफ R, Q इज़ द सिस्टर, माइनस का साइन, सिस्टर है तो सिंगल लाइन, और यहाँ पे कौन आ गया R, और इस लाइन से ये मर्ज हो जाता है यहाँ पे कि R इज़ द सन, और सन किसका S। अगर ये दोनों सिबलिंग्स है तो R सन है S का, तो ये हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, ताकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ से ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो R इज़ द सन ऑफ S, ये बन गया R इज़ द सन ऑफ S। अब क्वेश्चन में लिखा हाउ इज़ S रिलेटेड टू T, हाउ इज़ S रिलेटेड टू T, तो S का रिलेशन T के साथ क्या है, इसका आंसर है कि T के ब्रदर की वाइफ इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ इसका ऑप्शन था C ऑप्शन। एक सिंपल क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछा था, तो 43 क्वेश्चन का आंसर था C ऑप्शन, सिस्टर इन लॉ। 43 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने पास एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, 2 से 5 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन था 8 पर्सनस के L M N O P Q एंड R, 8 मेंबर है, आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। इसमें डायरेक्शन क्या थी, दोनों। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले तो अपने पास यहाँ पे क्लाइन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जबकि हमें कहता है कि सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ का लेफ्ट और राइट ध्यान रखेंगे, और साउथ का लेफ्ट और राइट ध्यान रखेंगे कि कौन रहेगा नॉर्थ का और कौन रहेगा साउथ का, ठीक है जी। नॉर्थ का लेफ्ट और राइट और साउथ का लेफ्ट और राइट। N सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ M, जबकि अगर कहता है कि N जो है वो फिफ्थ राइट पे है M के, तो M का हमें फेस पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। बट नन ऑफ देम सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, तो रही बात कि ना तो N ने और M ने किसी भी एंड्स पे आना, तो ये वाला एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया फॉर N एंड M। और रही बात अगर N और M एंड पे नहीं आएंगे तो मेरे पास कितने मेंबर, 8 मेंबर के बाद बचे कितने प्लेस, मिड में 6, और 6 प्लेस में आराम से फिट हो सकता है N सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ M। अब M के लिए पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो नॉर्थ फेसिंग का हो सकता है या तो साउथ फेसिंग का। सपोज अगर वो नॉर्थ फेसिंग का हुआ, सपोज अगर नॉर्थ फेसिंग का हुआ M, तो M का राइट इस साइड होगा, तो चांसेस यहाँ पे है कि M के यहाँ इस साइड होने के और N के उस साइड होने के, तो M यहाँ मैं M को रख रहा हूँ क्योंकि N रिस्पेक्ट में किसके है, M के। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी नॉर्थ केस, तो मैं एक केस ऊपर बना लूंगा, केस नंबर 2 नीचे बना लूंगा। तो पहला केस M यहाँ हो नहीं सकता, दूसरा केस M यहाँ हो सकता है, पर अगर यहाँ हुआ तो इसके फिफ्थ राइट पे N भी बने और N एंड पे भी ना आए। तो अगर M नॉर्थ फेस का हुआ, जो कि पता नहीं है, तो लेफ्ट और राइट ये लिख रहा हूँ, जस्ट आप वहाँ से देख सकते हो, राइट साइड 1 2 3 4 और 5, जिससे मेरे पास N भी बन गया।
एज वेल एज m के फिफ्थ राइट पे n बनने से n और m एंड पे भी नहीं आए। अगर मैं m को एक और प्लेस यहाँ पे लेके चलूँ तो उससे मेरा फिफ्थ राइट एंड पे बनेगा, वो गलत हो जाएगा और उसके बाद तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि प्लेस पूरे नहीं होंगे। तो पहला केस यही फिट करता है कि नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग m इधर होना चाहिए, और अगर साउथ के अकॉर्डिंग लेके चले तो m इस साइड होगा क्योंकि राइट इस साइड आएगा, तो m इस साइड लेके चलते हैं। अब m यहाँ हो नहीं सकता, कैंसिल है। अब m यहाँ होता तो m का राइट, क्योंकि साउथ फेसिंग है, लेफ्ट और ये क्या रहता है राइट, तो 1 2 3 4 5, जिससे क्या हुआ कि m के फिफ्थ राइट पे n बन गया और n एंड पे भी नहीं आया, m भी नहीं आया। और अगर मैं m को यहाँ देखूँ, आना नहीं था, यहाँ हो रहा है, अगर m यहाँ लेके चलो तो 1 2 3 4 5 n एंड हो जाएगा, गलत। और m को उस प्लेस के एक और शिफ्ट कर दिया जाए तो प्लेस पूरे नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एक तो चीज़ यहाँ पे फिट हो जाती है कि n और m एंड पे भी नहीं आए, और इससे ये हुआ कि पॉसिबिलिटी केस बन गए दो, बट दो क्या हुआ कि एक नॉर्थ फेस का सोच के और एक साउथ फेस का सोच के। नेक्स्ट, Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N। Q जो है वो राइट साइड पे है N के। अब राइट साइड पे है N के, तो अगर ऐसी अरेंजमेंट है तो मुझे नहीं पता केस नंबर 1 होना केस नंबर 2, तो पहले केस से सोचते हैं। केस नंबर 1 से ये सोचते हैं कि Q थर्ड राइट पे N के बनाना है, तो N का ये वाला राइट मैं नहीं ले सकता क्योंकि प्लेस नहीं है, तो ये वाला राइट लेने के लिए मुझे इसको यहाँ पे साउथ फेसिंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि साउथ फेसिंग में रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राइट पे यहाँ पे कौन आ जाता है Q। और अगर मैं इसमें n को रखूं तो ये राइट नहीं ले सकता क्योंकि उतने प्लेस नहीं है, तो इसमें नॉर्थ फेस करना पड़ेगा, तो लेफ्ट और राइट में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे क्या आ जाता है Q। नेक्स्ट लिखा हुआ है L सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। L सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q बोला हुआ है, तो सेकंड राइट का मतलब है एक प्लेस छोड़कर, तो एक का गैप होना चाहिए। अब मुझे Q का प्लेस दिख रहा है ये, पर एक छोड़कर यहाँ पे प्लेस है नहीं, इसलिए मुझे ये वाला राइट तो नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए ये राइट नहीं हो सकता। तो ये राइट ना हो तो फिर इसके लिए से नॉर्थ फेस करना पड़ेगा, तो ये लेफ्ट और राइट होने पर फर्स्ट एंड सेकंड राइट पे यहाँ पे कौन आ जाएगा L Q के कितने राइट पे आना चाहिए सेकंड। अगर ये वाला राइट लेके चलें Q का तो ये फर्स्ट एंड सेकंड राइट गलत हो जाता है, ये राइट नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसको फेस क्या करना चाहिए साउथ, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट, तो फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट यहाँ पे क्या जाता है L। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड P। L और P के बीच में एक मेंबर आएगा, अगर L यहाँ पे है तो एक मेंबर का गैप यहाँ नहीं बनता, तो L एक का गैप यहाँ पे क्या बन जाता है P। L एक का गैप यहाँ नहीं बनता, यहाँ पे क्या बन जाता है P। तो L और P के बीच में जो गैप आना चाहिए वो कितना गैप आना चाहिए, 1 का गैप आना चाहिए, 1 का गैप आना चाहिए। द नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब देखो हमें P भी पता चल गया, तो R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब P अगर यहाँ पे है, लेफ्ट हमें ये लेना पड़ेगा, उसके लिए इसको फेस क्या करना पड़ेगा साउथ, तो फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे कौन आ गया R, ठीक है। और ये P होगा तो इसके लिए इसे नॉर्थ फेस करना पड़ेगा, लेफ्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कौन आ गया R थर्ड लेफ्ट पे है P के। नेक्स्ट, K सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। K सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। K सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O होने के लिए यहाँ पे अब हमें प्लेस में देखना पड़ेगा कि K और O का फेस पता होना चाहिए। अगर O नॉर्थ फेसिंग का हुआ तो ये लेफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ आ सकता है, और K अगर साउथ फेसिंग का हुआ तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या आ जाएगा A। बेसिकली O और K और O के बीच में एक का गैप आएगा, जो कि एक का गैप यहाँ पे ही पॉसिबल हो रहा है और यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, ये कंफर्मेशन हो जाती है। बट हमें ये नहीं पता है कि फेसिंग के अकॉर्डिंग किसको कहाँ रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, बोथ द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। मतलब जो लोग एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं वो फेस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से। अगर ये वाला केस जो है इसमें ये क्या कर रहा है नॉर्थ, तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा साउथ, ठीक है। और इसमें ये कर रहा है साउथ, तो इसको क्या करना पड़ेगा नॉर्थ, जो कि अब हमें यहाँ पे एक फेस पता चलेगा। बट अगेन वही बात रही कि हमें नहीं पता कि और के में और के ऐसे भी हो सकते हैं, अभी तक वो होल्ड रहा। नेक्स्ट, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ M के जो नेबर्स हैं पता नहीं है, नाम ही नहीं पता है, फेस सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों डायरेक्शन करते हैं फेस सेम। अब ये केस में ये साउथ है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा साउथ, M के दोनों। इसमें ये नॉर्थ है तो इसके दोनों नेबर्स को क्या करना पड़ेगा नॉर्थ, दोनों नेबर्स को क्या करना पड़ेगा नॉर्थ। नेक्स्ट लिखा हुआ है R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। अब R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L होने के लिए यहाँ पे R हमें यहाँ पे पता चल गया है,
सॉरी थर्ड नहीं है, R सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ L, लेफ्ट ऑफ L, तो R सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ L, तो ये L और R के फेस किसी का भी नहीं पता था, इससे पता चल जाता है कि L को फेस क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ, तो R L के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और इसके लिए L को फेस क्या करना पड़ेगा, साउथ, तो L के लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, R सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ L। नेक्स्ट, एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, और R और L एक दूसरे के अपोजिट फेस करते हैं। फेस अपोजिट टू ईच अदर का मतलब कि अब L इसमें नॉर्थ है तो R इसमें क्या हो गया, साउथ, L इसमें साउथ है तो R इसमें क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। और लास्ट में लिखा हुआ है R डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, R डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे R क्या है, साउथ, ये राइट रहा, और R इसमें क्या हो गया, नॉर्थ, तो उसने कहा डज नॉट फेस नॉर्थ, तो ये सेकेंड पॉसिबल केस क्या हो गया, गलत, और ये जो पॉसिबल केस था ये फिर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे कंफर्म हो गया। जबकि ये कंफर्म हुआ तो मुझे फिर इनमें से कोई एक चीज़ फिट करनी ही है। अब इनमें से एक चीज़ कोई भी जो फिट होगी वो यहाँ पे देख लेते हैं क्या फिट होती है। तो अपने पास एक अरेंजमेंट जो है वो कंफर्म हो जाती है, और कंफर्म होने पर देखते हैं कि इस जगह पे क्या आ गया M, ठीक है, इस जगह पे क्या आ गया Q, R, L, N और P। अब हमें यहाँ पे फिट करना है कि ये वाली जो लाइन रहती थी कि K सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, K सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, अगर मैं O को यहाँ बनाऊँ, O को यहाँ बनाऊँ तो इससे क्या होगा कि साउथ फेसिंग में लेफ्ट इस साइड चला जाता है, वो गलत हो जाता है, तो K सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O ये नहीं रहेगा, प्लेस O का ये रहेगा, जिससे ये लेफ्ट रहेगा, और O का फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या आ जाता है, K, जिस कारण मुझे कंफर्म हुआ O, देन M, देन K, देन Q, R, L, N और P। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ K, कितने लोग हैं जो K के राइट साइड पे हैं, तो K का फेस साउथ, ये लेफ्ट और ये राइट, कितने लोग हैं, दो ऑप्शन में कौन सा आ गया अपने पास, ए ऑप्शन 2, तो 44 क्वेश्चन का आंसर था ए ऑप्शन 2। 45, विच ऑफ 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे सो फॉर्म अ ग्रुप, मतलब 5 ऑप्शन में 4 सेम होंगे किसी तरीके से, और विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, टू दैट ग्रुप, तो इसमें जो ग्रुपिंग देख सकते हैं क्या बनती है, के, मोस्टली फेसिंग की ज़्यादा जो ग्रुपिंग बनती है, के क्या है, साउथ, ठीक है, एन भी क्या है, साउथ, ओ भी क्या है, साउथ, और पी क्या है, नॉर्थ, तो जो डिफरेंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, डी ऑप्शन पी। तो जो 44 क्वेश्चन का आंसर था वो था अपने पास कौन सा, ए ऑप्शन, और 45 का आंसर था डी ऑप्शन पी। तो ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ये इसके आंसर्स थे, क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये ब्राइट की जो बुक है रीजनिंग की, उसमें रीजनिंग में ये डायरेक्शन वाले टॉपिक का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारी बुक से ही था। तो सोनू इज़ लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट, बस जस्ट नाम चेंज यहाँ पे हुआ था, बाकी क्वेश्चन सेम था। सोनू इज़ लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से कहता है कि ईस्ट में, और ईस्ट में कवर कितना करता है, 90 बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, तो यहाँ पे एक टर्न क्या हुआ है, राइट। ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, तो उसके बाद जो ये राइट हुआ है यहाँ पे हुआ है 20, और यहाँ पे फिर से एक क्या हुआ है, राइट टर्न। राइट टर्न करने के बाद टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जो राइट करके 30 पैरेलल, अब ये कितना 90, जबकि 30 इससे छोटा रहेगा, ये आ गया 30, और यहाँ पे क्या आ गया, अंकल्स प्लेस, अंकल्स प्लेस। उसके बाद लिखा हिज फादर वाज नॉट देयर, यहाँ नहीं था, पर वो तो देखने किसके लिए जा रहा था, फादर को देखने के लिए, बट वहाँ पे नहीं था। इतना चल कर जब अंकल के घर पहुँचा तो देखा उसने फादर नहीं है। फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर्स टू द नॉर्थ, 100 मीटर्स टू द नॉर्थ, ही वेंट 100 मीटर्स टू द नॉर्थ, तो 100 मीटर नॉर्थ में जाने के लिए ये क्या है, पैरेलल 20, तो पहली बात यहाँ तक कितना बन गया, 20। देन उसके बाद लिखा हुआ है 100, तो 20 के बाद यहाँ पे कितना आ गया, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। उसके बाद लिखा हुआ है मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट, तो यहाँ पे जाके वो फादर से मिला। हाउ फार मीन्स दूर, एंड इन विच डायरेक्शन डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर, डिस्टेंस बाय द शॉर्टेस्ट रूट, ये शॉर्टेस्ट रूट। एक तो ये पूछ रहा है कि कितना दूर है,
और दूसरा ये पूछ रहा है कि यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से कितना दूर है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, जबकि इतना डिस्टेंस चाहिए मुझे, टोटल कितना था 90 में ये पार्ट कितना था 30 और 30 में ये पार्ट कितना बच गया 60। जबकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि h अपने पास है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर और अपने पास 60 स्क्वायर 3600, 80 का स्क्वायर 6400, तो टोटल कुल मिला के हो जाता है 10,000। तो जबकि यहाँ पे जो h है वो कितना रह जाता है √10,000 और जबकि h अपने पास क्या जाता है 100 मीटर। तो 100 मीटर ये वाली लाइन आ गई और स्टार्टिंग पॉइंट से ये क्या होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर था बी ऑप्शन 100 मीटर नॉर्थ और ईस्ट। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था अपने पास डायरेक्शन का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था असिमेट्रिक रिलेशन टॉपिक का ऑर्डर और रैंकिंग में रैंकिंग वाला क्वेश्चन। तो इसमें एक रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। इन अ रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन कृतिका एंड रिया। कृतिका इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट हैंड से अब ये नहीं पता कि कृतिका का प्लेस पहले है या फिर रिया का प्लेस या रिया और कृतिका, तो ये प्लेस कुछ भी हो सकता है, बट बीच में 16 गर्ल्स हैं। कृतिका का प्लेस 32 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 32 जो भी रहेगा। इफ कृतिका इज नियरर देन रिया, इफ कृतिका इज नियरर देन रिया टू द राइट हैंड ऑफ द रो, इसका मतलब क्या है कि जो राइट हैंड है, राइट हैंड से कृतिका नज़दीक है एज कंपैरिजन रिया, मींस कि कृतिका राइट हैंड से पहले आएगी उसके बाद क्या आएगी रिया। तो इफ़ कृतिका, उसने लिखा कि आप वो वाली अरेंजमेंट फॉलो करें जिसमें कि है कि अगर कृतिका नज़दीक है राइट हैंड से रिया के कंपैरिजन में, मींस रिया नज़दीक नहीं हुई, तो फिर वो वाली अरेंजमेंट फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब कि अरेंजमेंट क्लियर होगी। ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। अब कृतिका राइट हैंड से नज़दीक है तो इसका मतलब ये कृतिका का प्लेस और यहाँ पे फिर प्लेस रिया का रहेगा। अगर हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि ये वाली अरेंजमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड, अगर यहाँ पे कृतिका बना दूँ, यहाँ पे रिया, तो यहाँ पे कितने बीच में है 16 है, बीच में 16 है। पॉसिबल तो ये भी हो रहा है कि 16 गर्ल्स हैं कृतिका और रिया के बीच में, कृतिका रियल, पर इसमें क्या है कि राइट हैंड से रिया नज़दीक है कृतिका कंपैरिजन में, वो गलत हो गया क्योंकि उसने लिखा था कृतिका इज़ नियरर टू द राइट हैंड, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट फाइनल हुई है। देन हाउ फार अवे इज रिया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो एक अरेंजमेंट थी, कृतिका का प्लेस जो है वो लेफ्ट से कितना नंबर है 32, तो उसने लिखा कि रिया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो रिया का प्लेस आपको लेफ्ट से बताना है। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का तो नंबर पता है, तो ये कम आना है ना, और तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 32। अब 32 माइनस 16 माइनस 1, अपने पास प्लेस कंफर्म हो जाएगा इसका। तो 32 वो प्लेस है, 32 तो वो कम हो गया, तो ये एक तो चलो मैं मान लूँ कम कर लेता हूँ, और 32 में माइनस 16 करूँ तो इसका प्लेस फिर मिल जाएगा अपने पास। तो 32 माइनस 16 कर दिया, वो 32 वाला प्लेस जो है ही है, तो उससे इस साइड 16 है, तो 32 वाला जो हो गया वो -1 हो गया, वो एक, और 32 से पहले 16 को छोड़कर जो होगा प्लेस वो इस करेगा। तो 32 माइनस 16 माइनस 1, तो 32 में -6 कर लो, 32 में -6 कर ले तो अपने पास कितना रहता था 26 माइनस 10, तो बेसिकली 32 माइनस 16 इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाता है 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो सारी कैलकुलेशन करके जो इसका आंसर बनता है वो बनता है 32 माइनस 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो 15 जो ऑप्शन था वो था सी ऑप्शन। तो एक अपने पास रैंकिंग है। तो अभी तक हमने देखा नंबर सीरीज भी आ गया क्वेश्चन, अपने पास क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का भी आ गया, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आ गया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस पे पूछा गया था वो पूछा गया था अपने पास सिंबल एंड नोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो विच इंटरचेंजेस, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है पहली बात तो समझेंगे, विच इंटरचेंजेस ऑफ साइन एंड नंबर्स वुड मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। इक्वेशन तो अपने पास क्या है कि 18 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 24 इंटू 12 इज इक्वल टू 48। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन को इंटरचेंज करें कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। ऑप्शन ए था डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का कि यहाँ डिवाइड है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो अपने पास, और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पे क्या कर दो डिवाइड। उसके बाद वाला ऑप्शन साथ में क्या है 3 एंड 12,
तो 3 एंड 12 का मतलब क्या हुआ अपने पास कि जहाँ पे 3 है वहाँ पे 12 कर दो, ये चीज़ थी। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये बाई ऑप्शन होती है अप्रोच, इसमें ऑप्शन पुट करके ही देखना पड़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन था बेसिकली आंसर वो था, मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में तो सारे करके देखने पड़ेंगे, ऑप्शन पुट करना पड़ेगा, ऑप्शन पुट जो फिट होता है वही आंसर देगा, इसकी और कोई अप्रोच यहाँ पे बनती नहीं है। तो जो इसका आंसर था वो 48 का आंसर था डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन में था मल्टीप्लाई एंड माइनस, मीन्स कि इस इक्वेशन में अब हम ये इंटरचेंज करें, पहले तो क्या है मल्टीप्लाई और माइनस इंटरचेंज कर दें, तो जो माइनस है उसकी जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है इंटरचेंजेस, तो ये जो माइनस है इसकी जगह आ गया मल्टीप्लाई, देन 3 डिवाइड तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस ही आपस में चेंज करने हैं हमने। 24 मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस हो गया 12, और ये तो हुआ इंटरचेंज साइन। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने पास 3 और 6, अब जो यहाँ पे है 3 और 6 वो चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे क्या आ गया 3, फिर ये चेंज हुआ। तो पहला काम क्या हुआ, ये इंटरचेंज हुआ, उसके बाद 3 और 6 ये इंटरचेंज हुआ, तो इक्वेशन जो लास्ट आई 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 24 माइनस 12, देन अगेन वो वर्ड मास हम यूज़ कर लेते हैं। तो 18 इंटू, पहले सॉल्व हो गया अपने पास 2 प्लस और माइनस तो इधर भी कर दो सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस का 12 हो गया, तो 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 12 इज इक्वल टू 48। तो इसका जो आंसर था वो 48 बनना चाहिए था, तो बन गया अपने पास। तो ये जो इक्वेशन पूरी करेक्ट करी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके 48 वो डी ऑप्शन की हेल्प से बना था। तो ये क्वेश्चन सिंबल एनोटेशन का, और ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन की बाई ऑप्शन ही अप्रोच होनी थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन पहले पूछे गए थे जो अपने रो अरेंजमेंट के थे, लाइन वाइज अरेंजमेंट के थे, और सेकंड जो लीनियर क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का ये सर्कुलर अरेंजमेंट था। तो इसमें लिखा है A B C D E F G H एंड J आर सिटिंग, कितने मेंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मेंबर थे सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो अपने पास एक अरेंजमेंट होगी कि सर्कल बन गया, टोटल 9 मेंबर है, तो 1, बाकी जहाँ मर्जी रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, चलो यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर दूर करके रखना है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल मेंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहता है फेसिंग सेंटर, तो फेसिंग सेंटर में इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है, और ये सारे लेफ्ट राइट हम इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, ये होती है इनसाइड के लेफ्ट और राइट। जबकि लेफ्ट और राइट हमें सबके मालूम है, तो हम किसी भी अरेंजमेंट किसी भी पर्सन को रख के चल सकते हैं। नेक्स्ट, C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, A रख दिया। A का लेफ्ट बोला हुआ है थर्ड लेफ्ट, तो लेफ्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे कौन आ जाता है C। नेक्स्ट लिखा हुआ है E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ A, फोर्थ टू द राइट ऑफ A का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे कौन आ जाता है E, सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ A, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट लिखा हुआ है D इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J, D सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J, तो मैं इस लाइन को भी होल्ड रख रहा हूँ क्योंकि ना मुझे यहाँ पे D का पता है ना मुझे यहाँ पे J का पता है। नेक्स्ट, J के साथ यहाँ पे वर्ड जोड़ा गया है हु, तो ये J की बात करता है, कंबाइन स्टेटमेंट के रूल होते हैं। J इज सेकंड टू राइट ऑफ A, तो मुझे A का पता है ये A, J इसके सेकंड राइट पे, तो राइट फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या आ जाता है J, जबकि J आता है तो D इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J बन जाता है, तो D फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J के लिए लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे कौन आ जाता है D आ जाता है। ठीक है जी, अरेंजमेंट बहुत सिंपल सी लग रही है। नेक्स्ट, F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, तो ना यहाँ पे F है ना यहाँ पे B है, तो इसको होल्ड रखा। नेक्स्ट लिखा हुआ है G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, तो A के नज़दीक यहाँ पे G नहीं आना है, तो ठीक है, G यहाँ नहीं आना है, तो यही 2 खाली प्लेस बचते हैं, ये वाले और ये वाले। बट अब हमें इस अरेंजमेंट को फिर साथ में देखना पड़ेगा। F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, तो मैं B को पहले लेके चलूंगा क्योंकि F B के रिस्पेक्ट में है, तो F थर्ड टू द राइट ऑफ B, तो मान लो मैं यहाँ पे B को अज्यूम करता, खाली प्लेस पे ही अज्यूम करेंगे, तो B के थर्ड राइट पे F के लिए खाली प्लेस होना चाहिए पहले से, तो राइट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बट यहाँ पे कौन है J, तो ये वाला B का प्लेस कैंसिल हो गया, राइट।
अब नेक्स्ट एम्प्टी प्लेस पे है ये वाला, तो थर्ड राइट पे एफ होना चाहिए, तो राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बन रहा, ये दो प्लेस क्या हो गए कैंसिल। अब तीसरा प्लेस ये लेके चलते हैं एम्प्टी, तो राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बन पा रहा है, तो कुल मिला के 4 खाली प्लेस बचे थे, तो 3 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो ये प्लेस अपने पास फिर फाइनल अपने आप ही हो जाएगा बी, और बी का राइट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे कौन आ जाता है, एफ आ जाता है। तो ये हो गया एफ थर्ड टू द राइट ऑफ बी हो गया। और दूसरी बात है कि ए के नज़दीक जी नहीं आना, तो यहाँ नहीं आएगा, तो यही प्लेस बचा अपने पास जी का, और एक मेंबर अपने पास कौन बचा था, एच, तो वो यहाँ पे आ जाता है। ये एक अरेंजमेंट थी, सर्कुलर अरेंजमेंट, सिंपल सी अरेंजमेंट थी। नेक्स्ट, व्हाट इज एच पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई, एच की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई बतानी है। एच की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई बताएं तो लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो छोटे रूट से पहले देखते हैं कि थर्ड टू द लेफ्ट है तो कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, तो 49 क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ये ग्रुप्स दे रखे हैं, कहता इनमें से क्या बताना है कि थर्ड पर्सन सिटिंग बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जैसे कि इसमें थर्ड पर्सन कौन है, एफ, क्या इस अरेंजमेंट में ये कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें से थर्ड पर्सन क्या हो कि पहले और दूसरे मेंबर के बीच में हो। अब हमें देखना है कि ए ग्रुप में एफ सी डी के बीच में है, तो सी डी के बीच में कुछ नहीं है, गलत। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सी ई और बी के बीच में है, ई और बी के बीच में तो नहीं है। अगला एच एफ ए एच एफ के बीच में है, ए यहाँ पे है तो एच एफ के बीच में है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर क्या जाता है, सी ऑप्शन। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर था अपने पास कौन सा, सी ऑप्शन। ये एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में और क्वेश्चन आया था 49 ए, और 50 का आंसर क्या था, सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया था, अब एक क्वेश्चन अपने पास क्या आया था, लेटर सीरीज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वो सिंपल से होते हैं लेटर सीरीज के, जिसमें आपको जैसे ग्रुप में चलना होता है तो फर्स्ट टू फर्स्ट, तो जैसे क्या है कि ये के है, तो के से जे हमने देखा, तो के से जे में क्या हुआ, -1, तो के से जे में क्या हुआ, -1, प्लेस होता है के का 11, जे का 10, जे से एच जाए तो जे होता है 10, एच होता है 8, तो माइनस कितना हुआ 2, एच 8 होता है और ई 5 होता है, तो 8 से 5 -3, तो -1 -2 -3, तो अगला क्या होगा, -4, तो ई 5 -4 कितना होता है 1, और 1 पे क्या होता है ए से मेरे पास ये आंसर कैंसिल और ये आंसर कैंसिल, तो बचे कौन अपने पास, 2 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद वाला फिर सेकंड कौन है, क्यू, और सेकंड कौन है उधर टी, तो क्यू और टी, क्यू होता है 17 और टी होता है 20, तो प्लस कितने हो गए अपने पास 3 टी 20 होता है और एक्स कितना होता है 24, तो कितना हो गया 20 + 4 24, और उसके बाद एक्स 24 और ये कितना होता है, तो ये 3 है 4 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, फिर 5 होना चाहिए था, तो एक्स होता है 24 + 24 + 5 कितना होता है 29, इट मीन्स 26 लेटर्स होते हैं, तो 29 में 26 को छोड़कर रिमेनिंग 3, और 3 का मतलब होता है सी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। तो फिर प्लस कितना होना चाहिए 6 किस में होना चाहिए था 3 में, तो 3 + 6 होता है 9 पे क्या होता है आई इसमें है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। तो 52, अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू अप्रोच यही रहना चाहिए आपको कि सारे सोल्व करने की जरूरत नहीं बननी चाहिए, तो बी ऑप्शन 52 का इसका आंसर था। ठीक है जी, तो 52 क्वेश्चन का आंसर अपने पास आया था बी ऑप्शन। फिर ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पजल का क्वेश्चन आया था अपने पास, और पजल में ये अरेंजमेंट थी फ्लोर वाइज अरेंजमेंट। क्वेश्चन था ABCD। अब ये जो क्वेश्चन था, इसमें जो क्वेश्चन ओरिजिनली आया था ये एग्जाम में, इसमें एक लाइन मिसिंग है और इसमें एक क्वेश्चन का आंसर जो था वो आंसर की में गलत है। ठीक है जी, तो ये हमने करेक्शन कर लेनी है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में कैसा था और जो इसके आंसर में करेक्शन है वो क्या है। तो क्वेश्चन में सारी लाइन्स ठीक है, तो एक लाइन मिसिंग है अपने पास। ABCDKL&M लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो फ्लोर अरेंजमेंट में हमें नंबरिंग पता होनी चाहिए कि कहाँ से देनी है। द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो वो अरेंजमेंट कंफर्मेशन होती है कि बॉटम टू टॉप ही चलते हैं। तो 7 फ्लोर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 7 नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बॉटम टू टॉप 1 to 7 या टॉप टू बॉटम 7 to 1। तो यहाँ पे आ गया अपने पास कौन सा 7, देन 6, देन 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये टोटल 7 फ्लोर आ गए, ABCD देन KLM। उसके बाद उसने लिखा कि ईच वन ऑफ देम आर इन डिफरेंट प्रोफेशन, नेमली इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, टीचर, अकाउंटेंट, सेल्समैन। ठीक है, अब स्टार्ट यहाँ से हुआ था, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन B and K।
ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन बी एंड के एंड बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव के एंड के डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो रही बात कि के 1 पे नहीं आना है, डन, ये लाइन डन होगी। देन बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव के, तो के ऊपर आना है बी, और ऐसा है कि बी और के बीच में क्या आएगा, 3 का गैप। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 2 पॉसिबिलिटी। पहली बात, के यहाँ नहीं आना है, तो के यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 का गैप छोड़कर 1 2 3 के बाद बी पॉसिबल है। पहली पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कौन हो सकता है, के 1 2 3 के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, बी, तो ये लाइन फिट होती है। और दूसरा, अगर के 3 पे हुआ, जो कि हमें पता नहीं है होना नहीं होना है, 1 2 3 के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, बी, तो इससे क्या सही हुआ, के बॉटम पे भी नहीं आया और बी और के बीच में 3 का गैप भी बना, एंड बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव के ऊपर आया बी। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ था तो कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड द वन हु इज अ लॉयर। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड द वन हु इज लॉयर। तो बी और लॉयर के बीच में क्या आएगा, 1 का गैप। तो जी से ये बी है, तो यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या आ जाता है, लॉयर आ जाता है। 5वें नंबर पे क्या आ जाता है, लॉयर। और इस वाली अरेंजमेंट में बी 1 का गैप ऊपर बनता नहीं, तो 4 नंबर पे क्या आ जाता है, लॉयर आ जाता है। तो ये अरेंजमेंट अपने पास एक थी। देन उसके बाद जो लाइन स्टार्ट हुई है यहाँ पे, इधर यहाँ पे एक लाइन थी, ठीक है जी, यहाँ पे एक लाइन ऐड थी जो कि इस क्वेश्चन में नहीं आई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है, 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड द वन हु इज़ अ लॉयर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई, बट उसके बीच में एक लाइन अपने पास थी। ठीक है जी, मैं लाइन बता देता हूँ क्या थी। वो लाइन थी द वन हु लाइक्स सेल्समैन। यहाँ पे थी लाइन द वन हु इज सेल्समैन। ठीक है, द वन हु इज सेल्समैन, ठीक है, क्वेश्चन की लाइन थी द वन हु इज सेल्समैन लिव्स ऑन वन ऑफ द even number floor, ये लाइन थी द वन हु इज सेल्समैन लिव्स on one of the even number floor above the one who is lawyer, who is a lawyer। ठीक है, ये लाइन थी अपने पास, ये एक लाइन थी। ठीक है जी, द वन हु इज सेल्समैन लिव्स ऑन वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर अबव द वन हु इज लॉयर। ये एक लाइन अपने पास ऐड थी। ठीक है, जो यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग थी, ये होनी चाहिए थी, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ये द वन हु इज सेल्समैन लिव्स ऑन वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर। तो सेल्समैन वाला जो है वो एक फ्लोर रहेगा, मतलब एक ऐसे फ्लोर पे रहेगा जो एक इवन रहेगा, बट रहेगा अबव, ऊपर, और किसके ऊपर, जो एक क्या है, लॉयर। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसमें लॉयर जो है वो 4th पे है, इसमें लॉयर क्या है, 5th है, तो इसके ऊपर मुझे क्या रखना है, सेल्समैन। एक इवन पे रखना है, तो 4 के ऊपर इवन 6 ही बचता है, तो यहाँ पे 6 नंबर पे ही क्या फिट होता है, सेल्समैन। और इसमें अगर 5 पे लॉयर है तो 6 ही अपने पास क्या बचता है, सेल्समैन के लिए। तो ये एक अरेंजमेंट में लाइन थी जो कि मिसिंग थी। नेक्स्ट, उसके बाद एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एम एंड द वन हु इज लॉयर। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एम एंड द वन हु इज लॉयर। तो एम और लॉयर के बीच में अपने पास कितना गैप रहना चाहिए, 2। तो लॉयर 5 6 के बाद नंबर 7 पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लॉयर 1 2 के बाद नंबर 1 पे भी आ सकता है, जो एक पॉसिबिलिटी इस केस से लॉयर 1 के बाद 2 के बाद कोई जगह नहीं है, नीचे बनेगी 4 3 के बाद नंबर 2 पे। तो इस अरेंजमेंट से नंबर 2 पे फिट होता है एम। अगली लाइन, द वन हु इज इंजीनियर लिव्स इमीडिएटली अबव एम। ऐसा है कि एम जहाँ होगा उसके जस्ट ऊपर इंजीनियर रहना चाहिए। अगर मैं 7 पे एम रखूँ तो मैं रख नहीं पाऊंगा। इससे क्या समझ आता है कि इससे ये समझ आता है इस वाले केस में एम को यहाँ होना नहीं चाहिए, एम को नंबर 1 पे ही होना चाहिए। तो इससे पहले ये करेक्ट कर लेते हैं
तो यहाँ पे पहले एम फिट करते हैं। अब यहाँ पे भी एम फिट हो गया, उसमें भी कंफर्म हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, इंजीनियर। तो इमीडिएटली अब यहाँ पे क्या आ जाता है, इंजीनियर, ई एन डबल जी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी कर देता हूँ ई एन डबल जी, इंजीनियर। ठीक है जी, कौन सा सही है गलत पता नहीं। A lives immediately above L. A lives immediately above L and A is not a lawyer. A immediately above L means L के जस्ट ऊपर A आना चाहिए एंड लिखा हुआ है A लॉयर नहीं होना चाहिए। तो L के ऊपर A रखें। पहली बात कि इस अरेंजमेंट में L के ऊपर A रख सकते हैं, 3-4 का पेयर हो सकता है, 4-5 होने एडजस्टेंट चाहिए। तो 3-4-4-5 है, इस वाले केस से तो 3-4 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे A लॉयर बना नहीं सकते हैं। तो ये प्लेस यही कंफर्म होता है कि ये होगा L और ये क्या होगा, A। तो A इमीडिएटली अबव L एंड A इज नॉट अ लॉयर। इसमें अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे L और A करूं तो A इज अ लॉयर, गलत हो जाता है। तो इसमें ऐसे होगा कि L के जस्ट ऊपर क्या आ गया, A एंड A इज नॉट अ लॉयर। डन हो गया अपने पास। नेक्स्ट, द वन हु इज बिजनेसमैन लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड फ्लोर बिलो L। तो L के नीचे एक ऑड फ्लोर होना चाहिए, जो कि किसके लिए होना चाहिए, बिजनेसमैन के लिए। L 4 पे तो उसके नीचे 3 और 1 है, तो अपने पास यहाँ पे कोई भी प्लेस हो सकता है बिजनेसमैन का, ये भी हो सकता है अपने पास बिजनेसमैन का प्लेस, एक M भी हो सकता है बिजनेसमैन का प्लेस। ठीक है जी, एक अरेंजमेंट यहाँ पे डन होती है कि बिजनेसमैन अपने पास ये भी हो सकता है। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि बिजनेसमैन यहाँ पे बनता है, तो और उस वाली अरेंजमेंट में देख लेते हैं कि क्या बनता है। और यहाँ पे एक लाइन और भी लिखी हुई है, साथ में पढ़ लेते हैं। एम इज नॉट अ बिजनेसमैन, द वन हु इज बिजनेसमैन लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड फ्लोर बिलो L। तो L के नीचे 3 और 1 था और कहता है एम इज नॉट बिजनेसमैन, तो M के सामने बिजनेसमैन तो कैंसिल कर देते हैं इस ऑलरेडी अरेंजमेंट से। तो इसमें बिजनेसमैन कंफर्मेशन हो जाती है कि कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे ही बिजनेसमैन आएगा, BUSS कर लेता हूँ। और उसमें हम अरेंजमेंट में देखें कि L के नीचे यहाँ पे L है, L के नीचे ओड है अपने पास 3 और 1, तो इसमें बिजनेसमैन कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी, तो द वन हु इज बिजनेसमैन लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड फ्लोर बिलो L। ठीक है जी, तो ये अरेंजमेंट अपने पास डन होती है। इसमें L के नीचे नंबर 3 पे फिट होता है, यहाँ नहीं फिट होता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे नंबर 3 पे भी फिट हो सकता है, नंबर 1 पे भी फिट हो सकता है। एंड लिखा हुआ है उसने यहाँ पे कि D लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव C। तो D और यहाँ पे आ जाता है D और यहाँ पे क्या आ जाता है C, इसमें भी यहाँ पे क्या आ जाता है D और यहाँ पे क्या आ जाता है C आ जाता है। राइट, तो एक अरेंजमेंट यहाँ पे डन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट देख लो कि कौन सी कैसी है, अरेंजमेंट फिट हो रही है और कैसे नहीं हो रही है। ठीक है, ये अरेंजमेंट यहाँ तक सारी डन है अपने पास। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, पर हमने यहाँ पे देखो एक लाइन गलत कर दी है, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं गलती क्या है। यहाँ पे एक लाइन थी जो यहाँ लिखा हुआ है, द वन हु इज इंजीनियर लिव्स इमीडिएटली अबव M। तो मैंने इस अरेंजमेंट में M के जस्ट ऊपर इंजीनियर कर दिया था यहाँ पे, बट इसमें मुझे M के ऊपर इंजीनियर रखना, तो यहाँ पे मैंने M को इंजीनियर रखा। ये करेक्शन यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने गलती कर दी थी एक, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो M के जस्ट ऊपर इंजीनियर, इसमें M के जस्ट ऊपर इंजीनियर बन जाता है। ठीक है जी, ये अरेंजमेंट यहाँ पे अब सही होती है। अब उसके बाद तो फिर ठीक था, A लिव्स इमीडिएटली अबव L। ठीक है, ये सारी लाइंस ठीक थी। A इज नॉट अ लॉयर, ये भी सारा ठीक था। द वन हु इज बिजनेसमैन लिव्स वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो L। तो L के नीचे ऑड फ्लोर यहाँ पे ये होता है इस अरेंजमेंट में, बट उसने लिखा M इज नॉट अ बिजनेसमैन, इसलिए कैंसिल हुआ, फाइनल हुआ। इसमें भी हमें क्या करना कि L के नीचे चाहिए ऑड आ गया K, बट ये ऑक्यूपाइड है तो इसमें ऑड इधर ही बचा। तो यहाँ पे D के पास क्या आ जाता है, बिजनेसमैन आ जाता है। तो D के पास क्या आ जाता है, बिजनेसमैन आ जाता है अपने पास। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट में देख लो, अब ये सारी अरेंजमेंट फाइनल होती है या नहीं होती है अपने पास फाइनल। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था D लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव C। D लिव्स, ठीक है, हमने पहले D देख लेते हैं सही बनाया कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। D लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव C, अबव C चाहिए। ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको चेंज करना पड़ेगा ताकि लाइन अपने पास प्रॉपरली फिट हो जाए। जो ये हमने C और D रखे हुए हैं, अब ये लाइन हमारी यहाँ पे फिट होती है क्योंकि C और D ही बचे थे। तो D
वन ऑफ द फ्लोर अबब सी, अबब सी चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे सी चाहिए और यहाँ पे डी चाहिए ताकि खाली प्लेस पूरे हो जाते हैं। इसमें खाली प्लेस यहाँ पे, तो ये वाला प्लेस क्या लिखा है, डी अबब सी, तो ये प्लेस सी का होना चाहिए और ये प्लेस किसका होना चाहिए, डी का। तो अपने पास सारे के सारे मेंबर्स दोनों में आ चुके हैं, बट एक तो गलत होना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन टीचर एंड द वन हु इज अकाउंटेंट। तो टीचर और अकाउंटेंट के बीच में आना चाहिए एक का गैप, एक का गैप टीचर अकाउंटेंट के बीच में होना चाहिए। डी इज नॉट अ टीचर, तो यहाँ पे साइड कर लेते हैं कि टीचर नहीं आएगा, क्रॉस डी, यहाँ पे भी डी, तो टीचर नहीं आएगा, क्रॉस, टी क्रॉस कर लिया। नेक्स्ट, एम इज़ नॉट अ डॉक्टर, तो ये एम डॉक्टर नहीं होना चाहिए, डी सी एम, यहाँ पे डी सी क्रॉस कर लेते हैं। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि टीचर और अकाउंटेंट के बीच में एक का गैप होना चाहिए। तो रही बात कि यहाँ पे टीचर हो सकता है, अगर होता तो टीचर अकाउंटेंट के बीच में एक का गैप नहीं बनता, इस केस से एम के पास टीचर नहीं है, डन। अगर मैं ए के पास टीचर लेके चलूँ तो टीचर इस साइड और इस साइड यहाँ पे बन सकता है एक पॉसिबिलिटी, और इसमें यहाँ पे टीचर नहीं बन सकता। तो ये केस ऐसे बनता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, टीचर, और यहाँ पे क्या आ जाता है, अकाउंटेंट। बट जिसे टीचर, सेल्समैन, अकाउंटेंट, लॉयर, बिजनेसमैन, इंजीनियर, तो ये डॉक्टर का प्लेस ही बच गया, पर ये डॉक्टर हो नहीं सकता। इस अरेंजमेंट के कारण ये वाली अरेंजमेंट सारी की सारी गलत हो जाती है इन दी एंड, और वो अरेंजमेंट क्या हो जाती है, फाइनल। अब उस अरेंजमेंट में देखना है कि टीचर और सेल्समैन के बीच में एक का गैप होना चाहिए, यहाँ आएगा नहीं टीचर, यहाँ टीचर आता तो यहाँ पे क्या आ जाता, सेल्समैन। एक अरेंजमेंट होगी अपने पास, यहाँ पे टीचर आ नहीं सकता और यहाँ पे टीचर है, तो इसमें देखो टीचर ने यहाँ नहीं आना था, अकाउंटेंट का गैप नहीं बनता, यहाँ पे टीचर आना नहीं था, सो दैट अपने पास एम ही एक कंफर्मेशन बता देता है कि ये क्या होगा अपने पास, टीचर। तो ये सारी की सारी अरेंजमेंट कैंसिल हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो सारी अरेंजमेंट जब अपने पास ये कैंसिल हो जाती है तो एक अरेंजमेंट फाइनल हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ से एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ, ये अरेंजमेंट को, देन यहाँ पे फिर फाइनल कर लेता हूँ। तो टीचर और अपने पास अकाउंटेंट का गैप आ गया अपने पास 1 का, तो ये आ गया अकाउंटेंट, और अपने पास एक ही बचा प्लेस किसका, डॉक्टर का। तो ये फाइनल हो गया अपने पास पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट, सी इज अ लॉयर, नहीं, गलत है। द वन हु इज अकाउंटेंट लिव्स इमीडिएटली अबव के जस्ट अबव अकाउंटेंट है, बिल्कुल बी ऑप्शन फिट होता दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन में पेयरिंग नहीं है बी ऑप्शन के साथ। तो इस 53 का आंसर था बी ऑप्शन। इफ ऑल द पीपल आर मेड टू सिट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, जैसे ये ए है, तो इसमें जैसे मैंने इस प्लेस पे क्या रखा, ए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनाना ना, टॉप टू बॉटम, ए बी सी डी, पहले तो रख दिया ए बी सी और डी, देन के एल एम, तो के एल और एम। तो कहता है कि इफ़ ऑल द पीपल आर मेड टू सिट इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी पीपल विल रिमेन अनचेंज्ड। तो देखा जाए तो ये चेंज है, चेंज है, चेंज है, जैसे का था वैसे का वैसे रहा, एक हो गया, देन के 2 हो गया, देन चेंज, देन चेंज। तो कितने मेंबर हैं इसमें, 2। तो इसका आंसर की में जो था वो आंसर था सी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था, बट 54 का था बी ऑप्शन 2, जो ये इसकी अरेंजमेंट है, जो कि एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन थी यहाँ पे, तो जो इसकी मेन आंसर और सोल्यूशन प्रॉपरली ये था इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द कंक्लूजन सपोर्ट्स द स्टेटमेंट, सिंपल। ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर ब्राइट, ठीक है जी। तो कहता है कि सारे के सारे स्टूडेंट क्लास वाले, सारे के सारे स्टूडेंट क्लास वाले जो क्या है, ब्राइट है। ये एक स्टेटमेंट देखिए, बट मुझे वही चीज़ बतानी जो इससे रिलेटेबल हो, वही हम स्पॉटी बोलेंगे। मनीष इज़ नॉट ब्राइट, तो यहाँ से पता चलता है कि मनीष ब्राइट नहीं है, तो मनीष का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। तो इससे स्पोर्ट क्या करता है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट। मैं पॉजिटिव से बेस पे यहाँ पे देखूँ कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट, वो गलत है, स्पोर्ट नहीं करता है। मनीष मस्ट हार्ड वर्क, वो अलग चीज़ है, बट इससे स्पोर्टिव अपने पास नहीं है, तो ये स्पोर्टिव नहीं है अपने पास। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है अपने पास। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, नॉन ब्राइट वंस आर नॉट स्टूडेंट्स, नॉट ब्राइट वंस। तो यहाँ पे ब्राइट की बात हुई है, नॉन ब्राइट की बात नहीं हुई है, तो डी ऑप्शन, मनीष इज़ नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ठीक है। मनीष एक ऐसा स्टूडेंट जो हमारी क्लास का तो नहीं है, तो मनीष इज़ नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पॉटिव जो करता है मनीष और स्टूडेंट
ऑफ माई क्लास का रिलेशन नहीं है। तो 55 का जो आंसर था वो क्या था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म टॉपिक का क्वेश्चन था। इन द क्वेश्चन अ फ्यू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन। ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कंक्लूजन दे रखा है। सबसे पहले ऑल बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर बॉयज आर बुक्स। तो पहले डायग्राम बनाएंगे हम, सम बॉयज आर बुक्स, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट थी ऑल बुक्स आर पेन्स, तो ऑल बुक्स आर पेन। नेक्स्ट था नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल। तो अपने पास ये स्टेटमेंट थी, पहला कंक्लूजन। नंबर 1, सम पेन्स आर बॉयज, सम पेन्स आर बॉयज, तो ये पेन का सर्कल बॉयज का सर्कल बिल्कुल सम का रिलेशन दिख रहा है, डन। पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। नेक्स्ट सम, अपने पास यहाँ पे था कि पहले देख भी लेना कि क्या हमने आंसर देना, डायरेक्शन में ज़रूरी होता पढ़ना। A few statements followed by 4 conclusion are given. Consider every given statement to be true even if does not conform to the well known facts. Basically facts होते हैं ये, जैसे कि वैसे है। चलो जैसे हम कर रहे हैं, पहला कंक्लूजन फॉलो करते हैं। सम बुक्स आर पेंसिल, सम बुक्स आर पेंसिल, तो ये बुक्स है जो कि पेन में है। जब पेन पेंसिल के साथ नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली अंदर वाला हिस्सा भी नेगेटिव ही होता है। तो ये नेगेटिव बुक्स और पेंसिल है, इसलिए ये गलत होगा। नो बुक इज पेंसिल, कोई भी बुक पेंसिल नहीं है, क्या कन्फर्म है, हाँ बुक जब पेन में है। जब पेन ही पेंसिल नहीं है तो पेन के अंदर का हिस्सा भी पेंसिल नहीं होता है, ये कंफर्मेशन रहती है। नंबर 4 में लिखा है सम बुक बॉयज आर नॉट पेंसिल। अब देखो बॉयज का जो हिस्सा है वो जो बुक्स में है, ये वाला जो हिस्सा बॉयज का है जो बुक्स में है। अब क्या हुआ, सेकंड केस की बुक्स जो सारी की सारी क्या है, पेन में है। इससे ये हुआ कि बुक्स जब सारी पेन में है तो बॉयज भी पेन में हुआ, तो सम बॉयज आर नॉट पेंसिल, ये बिल्कुल सही होता है। इसमें जो फॉलो करता है 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 जो अपने पास था वो सी ऑप्शन था, 1, 3 एंड 4 फॉलो। तो 56 क्वेश्चन का जो आंसर था वो था सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन वर्बल का क्वेश्चन आया था अपने पास। तो नॉन वर्बल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था एनालॉजी का क्वेश्चन, जिसमें ये अपने पास है कि ये रिलेशन और ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। ये क्या रहेगा, ये इसके लिए ये ऑप्शंस है। तो ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। तो मुझे इस जगह के भी क्या चाहिए, तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। तो पहले इस वाले केस में मुझे ये सेम केस दिख रहा है, ये वाला सेम केस दिख रहा है, ये वाला सेम केस दिख रहा है, यहाँ पे फिगर सेम दिख रही है हैश। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एक को पकड़ के शिफ्टिंग करते हैं, एक एक को पकड़ के शिफ्टिंग करते होते हैं हम। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहला केस क्या हुआ, ये वाला जो फिगर है ये यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से आया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपरली बनाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से था और ये जब यहाँ पे आया है तो वो कुछ इस तरीके से रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले पॉइंट को 90 डिग्री घुमाया गया है, इस वाले पॉइंट को 90 डिग्री घुमाया गया है ऐसे, ठीक है, तभी जाके ये ऐसे बना। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस वाले केस में भी इस पॉइंट को 90 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, तो इस पॉइंट को भी क्या करेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 90 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो काइंड ऑफ ऐसे दिखेगा, जो कि मुझे किस किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। तो मेरा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल, ठीक है जी। इसकी वजह से पहले तो ये करेक्ट हो गया, ए और बी अपने पास रहे। दूसरा, उसके बाद देखते हैं कि ये वाला जो एरो टाइप है ये यहाँ चला गया, मतलब इस वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर में चला गया, ए टू बी में। तो ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा, बट क्या हुआ, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं फिर क्या बन रहा है। अब मैं इसको इरेज करके इस पॉइंट को देखता हूँ, ठीक है जी, इस पॉइंट को देखता हूँ। अब इसमें देखते हैं कि क्या लिखा। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट था वो कुछ ऐसे था, और जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में शिफ्ट हो गया है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके शिफ्ट हो गया है। तो इसमें क्या थी कि इस डायरेक्शन को 90 डिग्री घुमाया गया है, 90 डिग्री घुमाया गया क्लॉकवाइज। तो इस वाली प्रॉब्लम फिगर में ये कुछ ऐसे है। तो क्या हुआ, 90 डिग्री घुमाया गया है, तो इसको क्या करेंगे 90 डिग्री घुमाएंगे। तो 90 डिग्री घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो कुछ ऐसे हो जाएगा, और इस कॉर्नर से वो इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। इस कॉर्नर में मुझे चाहिए इस तरफ पे, तो ए और बी में मुझे इसमें तो गलत दिख रहा है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ से फाइनल हो जाता है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास 57 क्वेश्चन का जो आंसर था वो था अपने पास सेकेंड ऑप्शन 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन नॉन वर्बल का क्वेश्चन था और ये था अपने पास मिरर इमेज का क्वेश्चन। तो चूज द करेक्ट इमेज, मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स। इसकी मुझे एक मिरर इमेज देखनी है। ऑप्शन ए बी सी डी में क्या होगी, तो ये अपने पास कुछ काइंड ऑफ ऐसे मिरर होता है जिसमें इस शेप को ऐसे देखें तो क्या रहेगा। तो क्या होता है कि जो शेप में जो भी एंड्स नज़दीक होते हैं वो मिरर में नज़दीक होते हैं, जो दूर वाले पोर्शंस होते हैं वो दूर ही रहते हैं। तो फिगर कुछ ऐसे बनेगी कि ये एज इट इज़ ही रह जाएगा, जो कि इसमें भी ठीक है, इसमें नहीं है क्रॉस, इसमें ठीक है, इसमें नहीं है क्रॉस, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। ए और मेरे पास सी ऑप्शन रहता है। देन ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसे रहेगा, तो ये मिरर इमेज में भी ऐसे रहेगा। तो मुझे अब ए और सी टारगेट करने हैं, ये और ये राइट है। देन उसके बाद इसके इस साइड लाइन गई है तो बीच में एक सर्कल आया, तो इस साइड लाइन जाएगी, बीच में सर्कल आएगी, जबकि ए के बीच में है नहीं। तो यहाँ से सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाता है, कन्फर्म। तो 58 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। तो 58 अपने पास आंसर सी ऑप्शन देता है। ये एक मिरर इमेज का क्वेश्चन था जिसे हम नॉन वर्बल का पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था डाइस का क्वेश्चन था। बेसिकली क्यूब डाइस में से एक डाइस का क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन था 6 faces of a solid cube have been painted in different color. The top of the cube is painted red and the bottom is painted white. The rest of the 4 faces have been painted yellow, blue, green and pink respectively in clockwise direction. Respectively in clockwise मतलब कुछ इस तरीके से। तो क्या हुआ कि येलो, देन बाकी जैसे अब मान लो कि ये एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक डाइस, तो मैं इस डाइस में ऐसे बना रहा हूँ कि 3 फेस दिख रहे हैं, 3 नहीं। तो उसने लिखा हुआ टॉप ऑफ द क्यूब इज पेंटेड रेड, तो अपने पास रेड हो गया। तो बॉटम क्या है अपने पास, वाइट। तो वाइट वाले में मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, जैसे ये 1 2 3 और 4, ठीक है। क्या क्या जो नहीं दिख रहे हैं, इससे बैक साइड यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया अपने पास, ये वाला केस हो गया अपने पास, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस, ये। तो ये क्लॉकवाइज, चाहे मैं इधर से स्टार्ट करूँ, इधर से स्टार्ट करूँ, इधर से स्टार्ट करूँ, वो एक ही बात रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो ऐसे हैं कि अगर मैं ऐसे करूँ येलो ब्लू देन ग्रीन देन पिंक, तो येलो ब्लू ग्रीन पिंक ऐसे स्टार्ट कर दूं, येलो ब्लू ग्रीन पिंक, येलो ब्लू ग्रीन पिंक, येलो ब्लू ग्रीन पिंक, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये रहा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द क्यूब इज नाउ टर्न्ड इन सच अ मैनर दैट ब्लू फेस इज एट टॉप, वट विल बी द कलर ऑफ द बॉटम फेस, वट विल बी द कलर ऑफ बॉटम फेस। तो इसको इतना ज़्यादा ये घुमाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अपोजिट क्या रहेंगे, अब अगर ये क्लॉकवाइज है, मुझे अपोजिट एक पेयर तो पता चल गया ना कि रेड और वाइट का अपोजिट का पेयर है, और क्योंकि ये येलो ब्लू ग्रीन और पिंक क्लॉकवाइज है, तो येलो के अपोजिट कभी ब्लू नहीं हो सकता, तो हमेशा अल्टरनेट ही ब्लू होगा, अल्टरनेट ही अपने पास क्या रहेगा, अपोजिट। तो पेयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेयर जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा येलो और किसका रहेगा, ग्रीन का, और अगला जो पेयर रहेगा वो किसका रहेगा, ब्लू का, और किसका रहेगा, पिंक का। अब मैं चाहे पिंक को जहाँ मर्जी रखूँ, जहाँ भी रखूँ उसके अपोजिट पिंक ही रहेगा। जिस मर्जी क्वेश्चन का उसने पूछा हुआ है व्हाट विल बी द कलर ऑफ द बॉटम फेस। बॉटम फेस का मतलब ये है कि मुझे क्वेश्चन में ये है कि क्यूब इज नाउ टर्न्ड इन सच अ मैनर दैट ब्लू फेस इज एट टॉप। तो अगर ब्लू टॉप पे रहा तो बॉटम पे क्या होगा, मतलब ब्लू का अपोजिट। तो मुझे वो रखने की जरूरत नहीं, ब्लू का अपोजिट अपने पास क्या आ जाता है, पिंक। तो ऑप्शन इसका था ए ऑप्शन। तो 59 का आंसर था ए ऑप्शन। दिख। तो 59 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनालॉजी। एनालॉजी अपना एक वर्बल में भी आया था, एक नॉन वर्बल में भी कर लिया हमने। बिलो आर गिवन अ सेट ऑफ एनालॉजीज, एनालॉगीज भी बोल सकते हैं, एंड विच ऑफ दीज एनालॉगीज आर अप्रोप्रिएट, सही कौन सी है, मतलब जो मैच करती हैं। पहला ओशियन पैसिफिक, हाँ ओशियन का पैसिफिक के साथ रिलेशन होता है, बिल्कुल। रिवर का नील, नील इज़ अ रिवर, तो अपने पास एक रिलेशन बिल्कुल स्पॉट करता है, ओशियन पैसिफिक और रिवर का नील के साथ मैच करता है, बिल्कुल। ए ऑप्शन इसमें मतलब फर्स्ट वाला एनालॉगी सही है, अप्रोप्रिएट है। पैडोलॉजी सॉइल, बिल्कुल ये एक स्टडी होती है, तो ये सॉइल से मैच करता है, बिल्कुल। डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, बिल्कुल डेमोग्राफी भी एक स्टडी होती है, ठीक है। पॉपुलेशन में ऐसा है कि स्टडी ऑफ एज, साइज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको स्टडी करवाती है, तो डेमोग्राफी पॉपुलेशन से ही रिलेट करती है। स्काई क्लाउड, बिल्कुल, बट ये वाली मैचिंग नहीं करती है, इस कारण थर्ड एनालॉगी गलत है।
1 and 2, 1 and 2 का अपने पास पेयर है, बिल्कुल सी ऑप्शन। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर था सी ऑप्शन। तो ये टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें हमने क्या देखा, अपने पास क्वेश्चन सारे के सारे टॉपिक से कवर हुए हैं। ये सारे के सारे सबसे पहले हम क्लासेस में करवाते हैं क्योंकि ये कन्फर्मेशन टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन सबसे पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आए थे अपने पास। तो यहाँ पे ये है कि अपनी जो स्टडी है मेन कि अपने पास जो भी पेपर आ रहे हैं, तो इस सीरीज़ में हम यही देख रहे हैं कि जो टॉपिक्स हैं, कन्फर्मेशन है, किस तरीके से लेके चलने, एक स्ट्रैटेजी क्या लेके चलनी है। ठीक है, अब आपको अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, तो आप यहाँ आके ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे हर एक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, हर एक एग्ज़ाम की ऑफलाइन बैचेस रहते हैं। और जो बैचेस रहते हैं उसकी डेली की क्लासेस जो रहती है वो 3 to 4 आवर्स की क्लासेस रहती हैं, जिसमें 4 to 5 मंथ्स का ड्यूरेशन हमें चाहिए होता है आपकी साइड से कि हम पूरा सिलेबस करवा सकें। ऑल स्टडी मटेरियल, सारा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा नोट्स, बुक्स की फॉर्म में। मॉक टेस्ट एवरी वीक यहाँ पे रहते हैं, एवरी थर्सडे टेस्ट रहता है। और बेस्ट रिज़ल्ट है इस एकेडमी के, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आता है वो रेफरेंस से आता है बिकॉज हमारा रिज़ल्ट है। और वीडियो कोर्स का एक्सेस आपको फ्री मिलेगा जो कोई पर्सन ऑफलाइन कोचिंग के लिए यहाँ पे आता है। ठीक है जी। एकेडमी का जो एड्रेस है AAA ब्राइट एकेडमी, व्हाट्सएप नंबर है 9988442200, सेक्टर 15A, मध्य मार्ग। कोई भी बैच के रिगार्डिंग किस टाइम पे बैच होना स्टार्ट आपने करना है, आपको जो भी बैच आपको चाहिए होगा आप इस पे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेलिंग ले सकते हो। अपकमिंग जो भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम के, चाहे वो बैंकिंग, SSC, स्टेट है या इन अदर सेक्शन में भी अगर आप करते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो कोर्स ही लेना है तो आप वीडियो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो, वो भी सारे के सारे एग्ज़ाम का मिल जाता है। और वो जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड और iOS, ठीक है जी, ये आपको मिल जाएगी। ऐप का डिस्क्रिप्शन, आपका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ पे जो वीडियो कोर्स है वो वीडियो कोर्स भी सारे के सारे एग्ज़ाम का मिल जाएगा। आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके, उसमें ऐप रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगी। आप पहले डेमो वीडियोज़ देख सकते हो परचेज़ करने से पहले जो एग्ज़ाम के लिए आपने फाइट करनी है। तो वीडियो कोर्स आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, फुल सिलेबस उसमें भी कवर होगा। 500 प्लस वीडियोस रहेंगे, PDF नोट्स रहेंगे उसमें। और आपको अगर हार्ड कॉपी में भी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको नोट्स हार्ड कॉपी में भी चाहिए होंगे, आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, वीडियोस तो है ही हैं, बट आपको मॉक टेस्ट और क्विज़ फ्री रहेंगे उसमें। और आप एक वीडियो को, जितने भी वीडियोस को है वो 1 टाइम वॉच नहीं, आप अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी जो आप परचेज करते हो। और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसकी डिटेलिंग के लिए आप 9988442200 पे व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको जैसे कि नोट्स PDF फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको नोट्स हार्ड कॉपी में चाहिए जिस भी एग्ज़ाम के, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। और नोट्स जो रहेंगे उसमें भी पूरा सिलेबस कवर रहेगा। प्रिंटेड नोट्स आपको फुल सिलेबस के दिए जाएंगे। नोट्स रहेंगे इंग्लिश मीडियम में। इसमें हम अपने साइड से आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर देते हैं एप्लीकेशन में फ्री। और प्राइस जो नोट्स के रहते हैं वो 4000 रहते हैं, सारा कुछ इंक्लूड करके। आपको अगर नोट्स बाई करने हैं तो आपको 99884422 पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और बाकी डिटेलिंग बताई जाएगी। राइट। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है, होप सो आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रैटेजी बन रही है। उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम अपना क्लियर कर रहे हैं जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक और हम एग्ज़ाम के रीजनिंग के आंसर्स एंड सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।